बैक भाई और बहनों टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑन डिटर्मिनेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें पहला एप्लीकेशन से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है जो कि आपको हर जगह मिलेगा, ये एप्लीकेशन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दे रखा है इज गिवन बाय हाफ x1 y1 1, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करके उसको हाफ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे दे रखे हैं। ये सपोज x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो इसका जो भी एरिया होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अब इसमें मेरे ख्याल से एग्जाम्पल देने की तो कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ इसका तुम्हें जल्दी मिलेगा नहीं। अगर प्रूफ नहीं देखना है तो इस टाइम पे आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अभी आगे देखो। कहीं प्रूफ नहीं मिलेगा से मेरा मतलब है कि ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्यों इसे देख पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मिल जाएगा कि इसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगा के दिखा देंगे क्या लंबा सा एक्सप्रेशन आया, फिर इसमें दिखा देंगे देखो इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो वही एक्सप्रेशन आता है। तो हाँ, दोनों बराबर हैं, इस वजह से दिस गिव्स यू द एरिया। बट ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्यों उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इसकी बात नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है इसकी बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये इतने सुंदर फॉर्म में आ पा रहा है। वील लुक बिहाइंड द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। फिर से जो हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर्टीज का कॉज क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का, उसमें जाएंगे। ठीक है, तो देख लो जरा सा। अभी हमें यह पता है कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर है तो ये क्या होता है, दिस कैन बी रिटन एज हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर व्हाट आर ए वेक्टर एंड क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, विच आर दी साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। उन दोनों के बीच का क्रॉस कैसे कह सकता हूं, ये मैं पहले भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको बता चुका हूं कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वाज ए क्रॉस बी, तो इसका आधा एरिया इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो कोई भी दो साइड लेकर के उनका अगर क्रॉस कर दें आप तो उसका जो मॉड आता है वो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाता है। अच्छा, फिर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि अगर तुम्हें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम चाहिए जिसमें कुछ ऐसा था, ये ए सी था और ये बी डी था, अगर आपको याद हो, तो ये जो एरिया आता था ये ए डी माइनस बी सी आता था, या फिर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आता था ए बी सी डी, अगर आपको याद हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सॉरी दिस इज ओवर हियर, दिस इज ओवर हियर, पर खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ए डी माइनस बी सी आएगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैन बी रिटन एज व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जिसमें कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, सॉरी जिसमें कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आपको साइड्स के वेक्टर्स नहीं दे रखे हैं। ये सपोज x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो आप साइड्स के वेक्टर्स निकाल सकते हैं। या आप देख सकते हैं ये x3 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, ये दिख रहा है। अगर मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा गया है, ये पोजीशन वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर है x3 आई कैप प्लस y3 j कैप। तो ये जो a वेक्टर है, अगर मैं एक साइड को a वेक्टर बोलूं तो a वेक्टर कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक कौन है, यहां से यहां तक है x2 आई कैप प्लस y2 j कैप, यहां से यहां तक है x1 आई कैप प्लस y1 j कैप, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसे मैं बोलूं b वेक्टर, तो b वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, b वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप। ये हो गया भाई। अब
इसको तुम जो है इस वाले फॉर्मूले में लगा सकते हो भाई, AD माइनस BC वॉज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल विल बी हाफ AD माइनस BC, क्योंकि ये डायगोनल दो इक्वल एरियाज में बांटेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1. ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अभी एटलीस्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, लेकिन ऐसा तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है. एक तो ऑर्डर भी अलग है, ऊपर से यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 अलग अलग दिख रहे हैं. तो इसको थोड़ा सा पहले तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसा करो, यहां पे 1 लगा दो, यहां 0 लगा दो, यहां 0 लगा दो, और फिर यहां पे जब तुम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 लिखोगे तो क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे कोई भी वैल्यू हो. यहां पे क्योंकि 0 0 है, जब 1 से एक्सप्रेस करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ही आएगा, इंटू 1, फिर बाकी 0 0 एक्सप्रेसिंग अलोंग कॉलम 3, तो वैल्यू तो वही आएगी. इस बात को समझो, कोई फर्क नहीं पड़ा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे, यहां पे कुछ भी हो सकता है. तुम जो है थर्ड कॉलम से एक्सप्रेस करो तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस 0 इंटू वट एवर प्लस 0 इंटू वट एवर, ये जो आपका रो है ये इन दोनों के कोफैक्टर में ही आएगा, और ये दोनों खुद ही 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वैल्यू पे. तो अभी भी क्या आ रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच इज द सेम एज दिस, तो अभी भी एरिया चेंज नहीं हुआ है. तो कुछ ऐसा लेते हैं यहां पे जो कि कुछ सिमेट्रिक प्रोड्यूस कर पाए. अब ऐसा क्या है जो कुछ सिमेट्रिक प्रोड्यूस कर पाएगा? आई थिंक अगर हम लोग ले लें यहां पे x1 y1, तो कुछ ऐसी आपकी रो भी बनने लग जाएगी और कुछ अभी सिमेट्रिक प्रोड्यूस भी होने लग जाएगा. अगर आप ध्यान से देखें, ये है x1 y1 1, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 0. तो अगर इन दोनों रोज को ऐड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे. तो आप क्या लिख दोगे इसे, हाफ x1 y1 1 और x2 y2 1. क्या किया मैंने किया है रो 2 गिवन बाय रो 2 प्लस रो 1. विदाउट दिस वोंट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो लेकिन क्या दिखने लग गया, x2 माइनस x1 प्लस x1 x2 हो गया, y2 माइनस y1 प्लस y1 y2 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया. ऐसे ही रो 3 गिवन बाय रो 3 प्लस रो 1, तो ये क्या हो जाएगा, x3 y3 और 1 हो जाएगा. बस हो गया, आ गया ऐसा. बट यू ऑल्सो हैव टू एस्टैब्लिश, ये पहले से हमने एस्टैब्लिश कर रखा था कि ये AD माइनस BC क्या देता है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम देता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में. तो ये आपका प्रूफ हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आने का. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्सिक्वेंशली टेलिंग वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. माने कि अगर 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोलिनियर होंगे, दिस एंड दिस लेटर से, तो क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस 0 होगा, या तो ये बोल दो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, ये बोल दो. तो फिर दिस विल बी 0 इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो इसके लिए भी यूज होता है टू प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. यहां पे अगर ये 0 हो गया देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये अलग एप्लीकेशन में लिख लेना, ये एप्लीकेशन नंबर 2 में लिख लेना कि अगर ऐसे करके सिर्फ भाई हाफ इंटू 0 भी 0 ही होता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है. इतना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन द 3 पॉइंट्स गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज व्हिच हैव दीज कोऑर्डिनेट्स विल बी कोलिनियर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर 1 एंड 2. अभी चलते हैं एप्लीकेशन 3 पे, पर पहले नोट डाउन कर लो. तो एप्लीकेशन नंबर 3 देखते हैं अभी. एंड एप्लीकेशन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द single biggest use of matrices and determinants, which is solution of linear equations. तो ये पढ़ने से पहले हम लोग पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस शब्द का क्या मतलब होता है ये देखेंगे.
तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन क्या हुई, जिसमें हाईएस्ट पावर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, जिसमें किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन का ये डेफिनेशन है, लीनियर का नहीं, पॉलिनोमियल दैट हैज हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन है। अभी ये जो लीनियर, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसे पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर्स हमेशा जो है नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में हो। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी ही हो सकती है, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 7, ऐसी भी हो सकती है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ऐसी भी हो सकती है 3w प्लस 4x इक्वल टू 5y प्लस 2z, ऐसे करके, मतलब ये 4 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल में, ये 3 वेरिएबल में, पर ऐसी नहीं हो सकती है 2 रूट एक्स प्लस 7y इक्वल टू 4, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर हाफ हो गई, या कहीं अगर स्क्वायर आ जाए तो फिर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कहानी क्या बची कि हाईएस्ट पावर 1 है और होल नंबर ही पावर हो सकता है, तो केवल कांस्टेंट या फिर पावर 1 वाली इक्वेशंस हो, तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गई। अभी नेक्स्ट देख लो कुछ और टर्म्स का मतलब, विच इज कि व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन थिंग्स आर, जिसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल देते हैं 1, ये मीनिंग 1 था, अभी मीनिंग 2। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री। सेम डिग्री माने कि अगर सारे वेरिएबल्स जो कि हर टर्म में हैं उनका हम लोग पावर ऐड करें तो वो सेम आए, जैसे कि ये 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 8y क्यूब प्लस 8 जो भी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखें तो x क्यूब x की पावर 3, यहां पे x स्क्वायर इंटू वाई, तो 2 प्लस 1 3, फिर y की पावर 3, 1 प्लस 2 3, तो सब में क्या आ रहा है, डिग्री 3 आ रही है। तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री। यहाँ पे कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं हो सकता है अगर थर्ड डिग्री है, सेकंड डिग्री की भी होती है, फर्स्ट डिग्री की भी होती है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो अपन लोग जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, 2x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 1 1, ठीक है। अच्छा, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी, इट विल ऑलवेज पास थ्रू 0, 0, 0, 0, जितने भी वेरिएबल है उतने 0। मतलब कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो जैसे ये 2 वेरिएबल में होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसमें 0, 0 अगर डालोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहां 0 डाला तो ये 0, 0, 0, 0 इक्वल टू 0, हाँ होता है, 0 इक्वल टू 0 होता है। इसमें डाला 0, 0, 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 4 इंटू 0 इज 0, माइनस 5 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू 0, सही बात है। तो मतलब कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय द ओरिजिन, दिस इज सेटिस्फाइड बाय द ओरिजिन। तो कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से सेटिस्फाई होती है। ओरिजिन से सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, मतलब कि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई ना कोई फिगर होगा ना, जो भी इक्वेशन है। अब इक्वेशन को 2 प्रकार से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि भाई वो कोई वेरिएबल्स हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने खरीदे, सपोज आम है, केला है, और आम जो है उसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, केले को y से रिप्रेजेंट कर दिया, तरबूज को z से रिप्रेजेंट कर दिया, और आम जो है 40 रुपए किलो है तो 40x, और केला जो है 50 रुपए दर्जन है तो 50y, और तरबूज जो है 60 रुपए किलो है तो 60, ये मेरा अमाउंट हो गया। ऐसे करके कर सकते हो। या फिर तुम ये भी तो कह सकते हो कि x y z क्या है, एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स हैं, एक्सिस के अलोंग लेंथ है, तो वो भी सेम चीज आएगा।
या फिर ये भी तुम कर सकते हो कि आर्म को तुमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर दिया, तो जो ग्राफ बनेगा या जो कोऑर्डिनेट आपका जो स्पेस में इक्वेशन बनेगी, चाहे जैसे भी करो, इट कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। और डायमेंशंस में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा एक ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा, और होमोजीनियस इक्वेशन will always be satisfied by the origin, will always pass through 0, 0, जितने भी जीरो हो, जितने भी डायमेंशंस हो, ठीक है। जरूरी नहीं है 2 या 3 या 4 डायमेंशंस हो, पर हम लोग अपने आप को लिमिट करेंगे इन 3 डायमेंशंस, ठीक। अच्छा, आगे देख लो, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इट कैन बी ट्रू, मतलब कि ये और ये साथ में ट्रू हो सकते हैं, साथ में ट्रू हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसका मतलब होता है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का यहां पे हम लोग क्या मतलब निकालेंगे, यहां पे मतलब निकालेंगे कि इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, जैसे कि इस लाइन का और इस लाइन का कभी सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे। इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में तुम देखो तो कुछ ऐसा होगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 4x प्लस 8y इक्वल टू लेट अस से 10, ऐसा कुछ है। तो यहां पे अगर आप देखें, ये 6 नहीं करते हैं, इसे कर दे, अच्छा हाँ ये 6 है, और ये कर देते हैं 16, 20, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जिन जिन पॉइंट से सेटिस्फाई होगा ये इक्वेशन, उस पॉइंट से कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। दीज विल बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। जबकि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है, सपोज ऐसी कोई 2 लाइन्स हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। मतलब कि सपोज मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये सपोज इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, वो है 2,2। 2,2 इसमें डालो, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, वो पॉइंट यही है। अब चाहे इन दोनों को सॉल्व करो तुम, चाहे ये लाइन खींचो कोऑर्डिनेट्स में, और जो है देखो कहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएंगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है कि एक सिंगल सोल्यूशन हो, एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा कि ऐसा एक नहीं, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों इक्वेशन या तीनों इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन तुम्हें दी गई हैं, वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पे सेम पे सेटिस्फाई हो रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स उनके कॉमन है। तो दैट इज एटलीस्ट इन 2D ज्योमेट्री दैट कैन ओनली बी व्हेन बोथ लाइंस आर सेम। ले देखिए दोनों इक्वेशन अगर सेम आए, जैसे कि ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, बेसिकली इसी को इंटू 2 कर दिया तुमने दोनों साइड, तो ये इक्वेशन बन गई है। दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जिस भी पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे केस में आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट ही बोलेंगे कि सेटिस्फाई तो हो रही है ना दोनों इक्वेशन। जब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तब फिर और भी केसेस बनेंगे, पर अभी तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों साथ में ट्रू हो ही नहीं सकते हैं। अगर एक का कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड टुगेदर, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर अभी एक आध और टर्म देखते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है
ट्रिवियल सोल्यूशन देख लो। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन होता है कि जब अभी हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशंस का, और स्पेशली अगर वो स्पेशली क्या है, सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशंस में, तो होमोजीनियस इक्वेशंस अगर मेरे पास सारी हैं, सारी इक्वेशंस अगर होमोजीनियस हैं, तो फिर आपको तो ऑलरेडी पता है होमोजीनियस इक्वेशंस ओरिजिन से पास करेंगी, तो वो तो एक सोल्यूशन होगा ही होगा। तो ट्रिवियल का वैसे जो टर्म होता है ट्रिवियल, उसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, कोई जिसका जो है इंपॉर्टेंस ना दिया जाए जैसे। तो क्योंकि हमें पता ही होता है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से पास करेंगी ही करेंगी, तो जब उसका सोल्यूशन हमारा 0,0,0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए ही ये ट्रू है, और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है केवल ये सोल्यूशन होना 0,0,0 या 0,0 अगर 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रिवियल सोल्यूशन मींस। अभी फाइनली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विथ डिफाइनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें यह पता है कि अगर n वेरिएबल्स होते हैं तो एटलीस्ट n इक्वेशंस चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 वेरिएबल लेते हैं हम लोग, 3 वेरिएबल अगर लेते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। कैसा दिखता है, कैसे दिखते हैं इन जनरल ये इक्वेशन? कुछ ऐसे दिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू लेट अस से d1। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसे करके देखते हैं, जिसमें x y z तीनों में आ रहा है। x y z वो वेरिएबल है जिनके वैल्यूज हमें निकालने होते हैं, जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 is one matrix into x y z is another matrix। जिसमें अगर तुम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका, तो क्या होगा? दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम एंड विल फॉर्म द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कि अभी मुझे नहीं पता है कैसा दिखेगा। तो ऑर्डर उसका देख लेते हैं। ये 3x3 है, ये क्या है? ये 3x1 है, तो ये 3 तो सेम होगा, ये 3x1 आएगा, मतलब कि ये ऐसा आएगा, 3x1 आएगा, जिसमें a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड क्या देगा? इक्वल टू d1 है, तो यहां पे d1 लिख दो। सही है। ऐसे a2 b2 c2 x y z d2, ऐसे दिस इंटू दिस d3, जिसमें तुम्हें ये मैट्रिक्स पता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स है ना, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो a इंटू एक्स इक्वल टू लेट अस कॉल दिस मैट्रिक्स b, जो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है। तो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। अब इन इक्वेशंस को तुम ऐसे लिख सकते हो, a इंटू एक्स इक्वल टू b, और तुम्हें चाहिए x के सारे टर्म्स की वैल्यूज। तो क्या कर सकते हो? a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, एंड देन ये तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, विच इज डू नथिंग मैट्रिक्स, इट वोंट चेंज x। तो x हो गया a इनवर्स b। a इनवर्स ऑफ b को मल्टीप्लाई कर दो, जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक 3x1 मैट्रिक्स बनेंगे। वो 3x1 मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर दो एलिमेंट वाइज, x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ये ना सिर्फ थर्ड ऑर्डर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन में करा जा सकता है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन एंड 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, बहुत सारे में करा जा सकता है, जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। इसमें लेकिन थोड़ी सी बातें होंगी, जैसे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कि क्या हो रहा है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल केस, और फिर देखते हैं कि क्या क्या और केसेस बन सकते हैं। तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कैसा दिखता है? बेसिकली ऐसा दिखता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1,
एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जिसको कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो ax इक्वल टू b। और जब ऐसे लिखोगे तो a तुम्हारा होगा a1 b1, a2 b2, x तुम्हारा होगा x y और b तुम्हारा होगा c1 c2। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करोगे आप, अब आप जो है a इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई निकल आएगा इन थ्योरी। लेकिन यहां पे a इनवर्स निकालने से पहले a इनवर्स क्या होता है अगर आपको याद हो, 1/det a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, इट वॉज द ट्रांसपोज ऑफ ऑल द ऑफ अ मैट्रिक्स मेड बाय ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहां पे अगर det a 0 हो गया तो फंस जाएंगे, तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स आर मैट्रिसेस जो कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो उनका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिलहाल उस केस को अभी किनारे रखते हैं और ये केस देखते हैं कि अगर det a 0 नहीं है तो बस अपना काम खत्म, ए इनवर्स निकालो, इधर मल्टीप्लाई करो, फिर और कुछ फेल नहीं हो सकता है। देन x कैन बी फाउंड बाय सिंपली a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स इनटू b जब निकल आएगा तो क्योंकि एक सिंगल सोल्यूशन निकलेगा तो आप बोल सकते हो कि ये कंसिस्टेंट है, और एक सिंगल सोल्यूशन निकल रहा है तो आप बोल सकते हो यूनिक सोल्यूशन है। ऐसे केस में अगर det a 0 हो गया, these two are going to be cases where det a 0 हो गया। अब पहले बात कर लेते हैं det a 0 होना कब हो सकता है, कब 0 हो सकता है। मतलब कि ये डिटर्मिनेंट 0 है, ये डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है अगर a1 b1 का ही कोई मल्टीपल हो a2 b2। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आपने कई तरीके से देखा है कि डिटर्मिनेंट कब 0 होता है, तो या तो सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है, तो वो तो एक अलग ही केस है, उसके बारे में भी मैं आखिर में जरा सा बताऊंगा। पर बाकी कब हो सकता है डिटर्मिनेंट 0, जैसे अगर ये इक्वेशन अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन में अगर तुम देखो तो जो a बनेगा वो होगा 2 3 4 6। अभी इसका डिटर्मिनेंट जब तुम बनाओगे a का तो क्या होगा, रो 2 को अगर तुम -2 टाइम्स रो 1 कर दो तो 0 आ जाएंगे दोनों, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा। और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है इसका मतलब है कि ये दोनों सेम रेशियो में है, ये दोनों सेम रेशियो में है, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस नहीं हो गई, है कि नहीं भाई। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, -b/a होता है इस केस में। अगर तुम ध्यान से देखो y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, इसका जो स्लोप निकालोगे y = mx + c फॉर्म से, तो ये आएगा इधर जाके -2x/3, तो -2/3 इसका स्लोप आएगा। इसमें भी अगर तुम स्लोप देखोगे तो -2/3 आएगा। तो अब दो लाइन है जिनका स्लोप सेम है, माने कि वो पैरेलल है। पैरेलल माने कि वो क्या, इनकंसिस्टेंट है। या तो इनकंसिस्टेंट होंगी या फिर वो सेम होंगी। सेम लाइन भी हो सकती है भाई, अगर दो लाइन पैरेलल है तो या तो ऐसी दो लाइन है या फिर यही लाइन की दो अलग अलग इक्वेशन है। दोनों एग्जाम्पल मैं पीछे दे चुका हूं, और ये एक्चुअली वही लाइन की दो अलग अलग इक्वेशन है, इसी को तुमने इंटू 2 कर दिया है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो या तो दो पैरेलल लाइन है, माने कि कोई इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, या फिर सेम लाइन है तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो वो दो अलग अलग केसेस देख लो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा केस कौन सा है। तो या तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि एडजॉइंट A इंटू B इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये 0 नहीं है, O है। अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये डिटर्मिनेंट A 0 है पर ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर ये वाला केस आता है। माने कि जो C है ये उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में A1 B1 A2 B2 है, तो ऐसे केस में ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है और नो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स
ऐसा तुम्हें बस लिखना रहता है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और ऑब्वियसली और क्या लिखोगे, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या और बताओगे, है ना। तो ये बस याद रखो, दैट इज व्हेन एडजॉइंट ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इतना बता दिया आपने। अच्छा, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी नल मैट्रिक्स आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी ये नल मैट्रिक्स आ गया। अब इस केस में क्या होगा, दो केसेस हो सकते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ सकता है तब या तो ये वाला केस हो कि दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो दोनों इक्वेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि समथिंग लाइक 0x + 0y = 4। अब ये जब a1 b1 में तुम डालोगे तो क्या होगा, a 0 होगा और उसका एडजॉइंट ऑफ a भी 0 होगा। तो ये एक टिपिकल केस अलग होता है, वो अलग से हम लोग नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन एक्सेप्ट फॉर दिस केस, दिस वुड मीन एडजॉइंट a इंटू b अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो दिस वुड मीन कि द लाइंस या द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and infinite solutions may exist। जो प्रॉपर टर्म है वो यही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस may exist। ये तुम्हें कुछ कुछ अच्छी किताबों में मिलेगा। आई थिंक ML अग्रवाल में आखिर में अलग से उन्होंने मेंशन कर रखा है, यहां पे वैसे लिखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, फिर बोला है अज्यूमिंग दैट एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में एडजॉइंट ए अकेला ही नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। मैंने बोल दिया एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद नल मैट्रिक्स आ रहा है, या एडजॉइंट ए अकेला नल मैट्रिक्स है। अगर एडजॉइंट ए अकेला नल मैट्रिक्स है तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई होने पे नल आ रहा है लेकिन अकेला वो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट जैसे कि ये है, या फिर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वही सॉल्यूशन होंगे जो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या मतलब होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा लिख लो, इसको मैं समराइज कर रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा और यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इतना लिख लो पहले। तो एक बार फिर से देख लो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, नेसेसरली होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। और अपने पास तीन केसेस हैं। पहला केस है कि डेट ए 0 नहीं है। अब अगर डेट ए 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब ए इनवर्स इंटू बी जो भी आएगा उसके सोल्यूशन जो है अपने जो भी सोल्यूशन होंगे इन दो इक्वेशन के वो मिल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सपोज अपने पास है 2x minus 3y equal to 1 and 4x plus 6y equal to 14। ये दो इक्वेशन है अपने पास। ये दो मैंने कंसिस्टेंट इक्वेशंस ही बनाई हैं, ठीक है। ये नहीं समझना कि कोई भी इक्वेशन बना दी तो उससे हो जाएगा, नहीं, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले तो डिफाइन करेंगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो a डिटर्मिनेंट बनाया वेर a इज इक्वल टू 2 - 3 4 6, ठीक है। अभी x बनाया x इक्वल टू x एंड y, और फिर b बनाया b इक्वल टू 1 and 14 1 and 14। अभी डेट ए बनाओ। डेट ए क्या होगा, 2 into 6 12 minus 4 into -3 which is minus -12 which is 24। तो डेट ए तुम्हारा जो है 24 है। अभी क्या करो कि एडजॉइंट ए बनाओ। एडजॉइंट ए विल बी, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये रो ये कॉलम हटा दो तो 6 बचेगा तो +6। फिर इसका क्या होगा, ये रो ये कॉलम हटा दो तो 4 बचेगा लेकिन यहाँ पे -4। फिर इसका क्या होगा, यहाँ पे भी -3 तो 3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा
6 माइनस 4 3 2, ये हो गया एडजॉइंट ए। अभी एडजॉइंट ए इंटू बी करो। एडजॉइंट ए, कुछ कॉमन फैक्टर अगर हो तो निकाल लिया करो, लेकिन नहीं है इस केस में, मैंने देख लिया। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, अब एडजॉइंट ए है ये 6 3 माइनस 4 2, और बी है ये 1 एंड 14। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6, 3 14 जा is 30 प्लस 42, 42 प्लस 6 इज 48, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48। माइनस 4 इंटू 1 विल बी माइनस 4 प्लस 28, तो माइनस 4 प्लस 28 विल गिव यू 24, जो कि अगर आप देखें तो दोनों 24 के मल्टीपल है, जो कि डेट ए है। तो अपना ए इनवर्स बी हो जाएगा, यहां पे अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स में क्या होगा, दिस विल बी 1 बाय डेट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 1 बाय 24 इंटू 48 24, और क्या आने वाला है, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा है x। x क्या था, x था x एंड y, तो x तुम्हारा 2 हो गया, y तुम्हारा 1 हो गया। ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया किसका, ये दो इक्वेशन का। ये आपका एग्जांपल भी दे दिया मैंने। अगर अब यहां पे ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हें एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि अच्छा एडजॉइंट ए निकालना ही रहेगा बीच में, ए इनवर्स बी निकालने के लिए। फिर उसके बाद 1 बाय डेट, पहले डेट ए निकाला, फिर एडजॉइंट ए निकाला, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला, फिर उसके बाद ए इनवर्स बी हमने पूरा कंपाइल किया। अब इस रास्ते में देखो, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। अब इस रास्ते में पहले ही स्टेप पे तुम्हें पता चल जाएगा किस तरफ जाना है इस टेबल में। डेट ए अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर यही एक रास्ता है। अगर डेट ए 0 आता है तो देखो दो रास्ते हैं। फिर देखो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ रहा है। एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए सपोज नल मैट्रिक्स नहीं आया, नल मैट्रिक्स एक ही केस में आएगा, वो केस तुम्हें मिलेगा नहीं, दैट विल बी अगर 0x माइनस 0y इक्वल टू नॉन जीरो समथिंग है, ठीक है, तब आता है, तो वो नहीं मिलेगा। तो एडजॉइंट ए नॉन जीरो है। एडजॉइंट ए इंटू बी देखो, फिर थर्ड स्टेप पे आओ। एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो ये इधर, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उसे तुम डिपेंडेंट सोल्यूशन बोलोगे, उसके बारे में अभी मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी ये नॉन जीरो आया, यहाँ पे ये 0 0 नहीं है, कुछ और है, कोई एक भी नॉन जीरो है, तो फिर आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, निकालने का कोई फायदा नहीं, यहीं पे रोक दोगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, डेट ए निकाला, डेट ए अगर नॉन जीरो आया तब ये पूरे स्टेप फॉलो किए, नहीं तो फिर क्या करा, फिर आपने अगर डेट ए 0 आ गया तो फिर आगे एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला। ये अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो तुमने बोला इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जिसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। अगर ये नॉन जीरो आया तो तुम आगे कुछ बढ़ोगे ही नहीं, तुम बोलोगे कि भाई इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम निकाल ही नहीं सकते, वैसे भी यहाँ पे 1 बाय 0 इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, कुछ कोई मतलब की चीज आएगी क्या, इट विल बी नॉट डिफाइंड, तो वो आप जो है आगे नहीं बढ़ोगे, यही लिख दोगे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप अब ये बेटर आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। फिलहाल होमोजीनियस इक्वेशन पे चलते हैं, पहले से नोट डाउन कर लो। तो होमोजीनियस इक्वेशन देख लो। अब अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमें पता है कि ओरिजिन से तो पास कर ही रही है भाई। अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन कुछ ऐसी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता है। एक है 4x माइनस 6y इक्वल टू 0, ऐसी कुछ दो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये ओरिजिन से तो पास कर ही रही है, उसमें तो फिर अब कोई जो है दोहराए रहा ही नहीं। 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, बस ये है कि इसका जो स्लोप है वो -2/3 है, तो कुछ ऐसी दिख रही है ये L1 है, और L2 जो है तुम्हारा इसका स्लोप है 2/3, ये कुछ ऐसी दिख रही है, तो इसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है अगर क्या हो, नॉन पैरेलल हो। अब अगर ओरिजिन से पास करने के साथ साथ सेम पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल भी है
तो दोनों सेम लाइन हो जाएंगी। पर पैरेलल होने में क्या होता था, det a 0 हो जाता था। तो अब यहां पे दो ही केसेस बनेंगे, या तो तुम्हारा केस बनेगा कि det a नॉट इक्वल टू 0। अगर det a नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, क्योंकि det a 0 हो जाएगा ना अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो फिर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो जब a तुम निकालोगे, a तुम्हारा क्या होता था, a इस बार हो जाएगा a1 b1 a2 b2, ये हो जाएगा। ये अगर सेम रेशियो में एग्जिस्ट करे तो तुम दिखा सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो det a अगर 0 आ गया तब तो पैरेलल हो गए और सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर det a नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, इसको तुम कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट बोलोगे। जब सिंगल सोल्यूशन होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, और अगर det a इक्वल टू 0 हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, इसको तुम कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलोगे। फिर से जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है तो डिपेंडेंट बोलते हैं। अब डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं वो फिर से एक एग्जांपल के साथ में आगे दिखाऊंगा होपफुली। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन की कहानी है। एकदम सेम कहानी चलती है तीन वेरिएबल में। तीन वेरिएबल में जब तुम्हारे पास तीन वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस जब होते हैं, तो ये इक्वेशन तुम्हारी रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स प्लेन्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है जब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होता है। माने कि ऐसा ऐसा ऐसा, ये x y एंड z, जिसमें ये बाहर निकला हुआ है बोर्ड के, वो मैं ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता हूं। ठीक है, ये y है, ये x है, ये z है। और फिर आपका ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में प्लेन हो सकते हैं। तो जब प्लेन होते हैं तुम्हारे पास तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, दो प्लेन का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे एक ये प्लेन है और एक सपोज ये प्लेन है। ठीक है, ये पीछे छुपा हुआ है ये प्लेन, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, जैसे अगर तुम इमेजिन करो पतला सा पंखे शेप का जो है, दो प्लेन्स एक दूसरे में ऐसे घुसे हुए हैं। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो हर दो प्लेन का एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो जब तीन प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी तीनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट अगर करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तब फिर हम कहते हैं एक ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू है जहां पे तीनों प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि उनका सोल्यूशन कहलाता है। तो पहले तो ये क्लियर करो, ठीक है, कि तीन प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पहले दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं लाइन में, और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सपोज तीसरा प्लेन कुछ ऐसा है, यहां पे ऐसे एक लाइन ये है, नीले वाले के साथ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक लाल वाले के साथ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये प्लेन है, ये रेड वाला प्लेन है, ये ब्लू वाला प्लेन है, ये ब्लैक वाला प्लेन है। ठीक है, ब्लैक वाला प्लेन ऐसे है, ब्लू वाला प्लेन ऐसे, और रेड वाला प्लेन ऐसे। ठीक, तो ये जो पॉइंट है यहां पे, दिस इज द पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल थ्री प्लेन्स, दैट विल बी कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। तो अब हो सकता है हो सकता है ना हो, बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले फिर से अगर मुझे इक्वेशंस दे रखी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और ऐसे a2x प्लस b2y, फिर a3x प्लस b3y, तो फिर मैं एक मैट्रिक्स ले लूंगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। x में ले लूंगा एज x y z, और b में ले लूंगा एज d1 d2 d3।
और फिर मैं बोलूंगा a इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। बस अब a इनवर्स के ऊपर सारी वही फिर से कहानी आएगी कि a इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, डेट a अगर नॉन जीरो है, तो वही सब एकदम सेम सिमिलर पैटर्न में चलने वाला है। बस जो इनकंसिस्टेंसी के रीजन है वो बढ़ जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। केसेस वही 5 है। जब नॉन होमोजीनियस है तो 3 केसेस, जब होमोजीनियस है तो 2 केसेस। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख दूंगा लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना लिख लो। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या अपने को मिला है कि फॉर नॉन होमोजीनियस हमें पता है कि 3 केसेस हैं। कहां बनाए, इतने बनाते हैं। नॉन होमोजीनियस में 3 केसेस हैं। कौन से 3 केसेस हैं भाई? अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में तो एक सिंगल यूनिक सोल्यूशन है, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक सिंगल सोल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट माने एटलीस्ट एक आंसर एग्जिस्ट करता है। कैसे निकालेंगे वो निकाल लेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से। अगर डेट ए इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग चेक करते हैं फिर एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a इंटू बी अगर नॉन जीरो आ गया तब तो फिर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। और कोई अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की बात ही नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अगर एडजॉइंट a इंटू बी ये नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट, सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट तो है तो कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये डिपेंडेंट कहलाएगा। मतलब कि क्या सॉल्यूशन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पे, y की वैल्यू डिपेंड करती है। इससे क्या एग्जैक्टली मतलब है अभी बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा और गौर करना इस पे कि कब ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन है एक प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो प्लेन के रिस्पेक्ट में तब ऐसा हो सकता है कि या तो 2 प्लेन पैरेलल हो, 2 प्लेन पैरेलल हैं पर ऊपर नीचे हैं, ठीक है, और फिर तीसरा प्लेन एक है, तीसरा प्लेन ऐसे है, सपोज दोनों को काट रहा है, लेकिन ये दोनों प्लेन आपस में कभी काट ही नहीं रहे एक दूसरे को। तो ये तब हो जाएगा जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है, तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जहां पे तीनों प्लेन, एक ये प्लेन सपोज P1, एक ये प्लेन सपोज P2 और P3 में बना दे रहा हूं काले से, P3 है इधर कहीं कुछ जा रहा है, ऐसा समझ रहे हो, ये इधर से भी और इसको भी काट रहा है, दोनों काट रहा है, ऐसे है, ठीक है, बना नहीं पा रहा हूं मैं अभी बहुत सुंदर, लेकिन ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो ये 2 प्लेन के साथ जब ये तीसरा प्लेन कट करेगा तो कोई ऐसी जगह जहां पे तीनों प्लेन वो नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तीनों प्लेन कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। तो जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया जो कि इधर बोर्ड से ऐसे निकला हुआ है, एक प्लेन ये हो गया जो कि बोर्ड से ऐसे निकला हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसमें बात करते हैं जब एडजॉइंट ए इंटू बी 0 होता है तो क्यों ऐसा ही होता है कि इस केस में 0 होता है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इस केस में 0 हो सकता है क्या कि 2 प्लेन सेम ही हैं। जैसे 2 लाइन सेम होती थी तो 2 प्लेन सेम है, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो दूसरा प्लेन कहां जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे ऐसे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस प्लेन और भाई 3 प्लेन है, 2 प्लेन तो ये खुद ही है, तीसरा प्लेन ये है, तो ये सारे पॉइंट तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कोई एक सोल्यूशन नहीं है,
देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बात समझ रहे हो भाई? इस पे भी लाई कर रहा है ये ब्लैक वाले पे, और दो जो नीले वाले हैं उन पे भी लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट, तो कोई एक सिंगल पॉइंट तो है नहीं। अब तुमसे पूछा जाए y की क्या वैल्यू होगी जी, तो तुम बोलोगे पहले x की वैल्यू बताओ तो मैं y की वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि y की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब x की इस वैल्यू पे y की कुछ वैल्यू है, x की इस वैल्यू पे y की कुछ और वैल्यू है, तो इसी वजह से इसे बोल रहे हैं डिपेंडेंट, कि अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग y की वैल्यू है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू, एक सिंगल सोल्यूशन ही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेन सेम नहीं है लेकिन तीनों प्लेन सेम है सपोज, या फिर ऐसा है कि कोई भी प्लेन सेम नहीं है लेकिन तीनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है। जैसे कि अगर आप देखें ऐसे तीन प्लेन, ये प्लेन तो है नहीं, तो प्लेन नहीं बेसिकली ये ऐसा एक प्लेन, ऐसा एक प्लेन और ऐसा एक प्लेन, ये तीनों अगर प्लेन होते, ऐसा एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, थोड़ा मुश्किल है बनाना, ऐसा एक प्लेन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये दो प्लेन, थोड़ा पी लेता हूं भाई, ये दो प्लेन है और तीसरा प्लेन भी इसी लाइन से ही पास कर रहा है, किधर बना दूं, ऐसे कहीं पास कर रहा है, ऐसा एक प्लेन, ठीक है, ये तीनों प्लेन सेम लाइन से पास कर रहे हैं। जैसे वो कभी सिंपल सा पंखा अगर तुम देखो तो वो ऐसा ही होता है ना, तीन प्लेन जो है सेम एक एक्सिस होता है उनका, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे होते हैं, तो ये तीनों प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है, फिर भी इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे तीनों प्लेन से पास कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन फिर से एग्जिस्ट करता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस वाले केस में कि एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, फिर से इसको बाहर की तरफ खींच दो, जैसे इसको मैंने बाहर की तरफ खींच के ये बनाया था, तो तीनों प्लेन ना ही पैरेलल हैं, ठीक है, जैसे कि ये, और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, फिर भी इनका कोई सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो फिर से ये हो जाएगा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, लेकिन आपको बेसिकली इतना याद रखना है और क्वेश्चन बेसिकली इसी पे आएगा, नहीं तो क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं पे ला करके रोक देगा, तुमसे ये पूछ लेगा कि हाँ भाई नेचर ऑफ सोल्यूशन बताओ, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि सिंगल सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन निकालने को बोलेगा तो ऑब्वियसली इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा। अच्छा, होमोजीनियस के लिए दो केसेस हैं, होमोजीनियस के लिए दो केसेस हैं, कौन से दो केसेस हैं? अगर डेट नॉट इक्वल टू 0 है तो केवल ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है, और डेट अगर 0 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ये तो मैं इनफैक्ट बता चुका हूं, ये क्यों फिर से बता रहा हूं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, तो उसी वाले केस का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज अपने पास है ले लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 2z, ये इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 10, 2x माइनस z इक्वल टू माइनस 2। इसमें y नहीं है तो y का कोएफिशिएंट 0 हम लोग रख देंगे। सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसे हम लोग ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू हाउ मच, a इज 2 माइनस 3 2 1 3 1 और 2 0 फॉर y। चाहो तो एक बार इसे ऐसे लिख भी देना 2x प्लस 0y माइनस z माइनस 1,
ये तुम्हारा ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, और बी हो जाएगा तुम्हारा 4 10 -2। तो सबसे पहला स्टेप डेट ए निकालेंगे। तो डेट ए अपना हो जाएगा, किधर से एक्सप्रेस करें, इधर से करते हैं, इसमें 0 है तो वो आपको एक कोफैक्टर निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स -3 × 1 -3 -6, तो -3 - 6 इज -9, प्लस 0, एक्चुअली -0 होगा यहाँ पे, पर क्या फर्क पड़ता है, प्लस -1 × 2 × 3 6 एंड -3 विच इज 9। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × -9 इज -18 and another -9 is going to give you what, is going to give you -27। तो ये हो गया नॉन जीरो। अब डेट ए हो गया नॉन जीरो, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसके सबके ट्रांसपोज, इसके सबके कोफैक्टर के ट्रांसपोज। तो पहले तो ये जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग -9 निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग 9 निकाल चुके हैं, 0 का नहीं निकाला तो वो भी निकाल लेते हैं, 2 -2 विच इज 0। तो 0 का कोफैक्टर भी 0 होने वाला था। नेवरदलेस इसका ट्रांसपोज अभी करना है, ठीक है, सबका निकाल लेते हैं भाई। -3 का हो जाएगा -1 -2 इज -3 -3 इज 3, फिर ये हो जाएगा 0 -6 फिर उसके बाद इसका हो जाएगा 3 -3, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, फिर उसके बाद हो जाएगा -2 -4 -6 एंड -6, और फिर फाइनली इसका हो जाएगा तुम्हारा 0 -6, तो 6, लेकिन फिर से -6 क्योंकि इधर साइन वो है। ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा, -3 3 -6 -3 -6 -9 0 9। ऑब्वियसली सबको दिख रहा है यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन से पहले। तो थर्ड पार्ट हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी करना। तो एडजॉइंट ए इंटू बी करने से पहले 3 बाहर, -1, इनफैक्ट -3 बाहर करते हैं, क्यों इतने माइनस लेकर के चले। तो 1 1 3 -1 2 0 2 2 -3 इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना 4 10 -2। तो 4 10 -2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 10 -6, तो 14 -6 इज गोइंग टू गिव यू 8। सही है। कुछ गलत है। 14 -6 is going to give you 14 - 6 is going to give you 8। यहाँ पे एक -3 है बाहर पहले से, वो मैं भूल गया, पर चलो ठीक है। -4 + 20 -4 + 20 is going to give you 16, and then 8 + 20 28 + 6 is 34। ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी। तो अभी x is equal to a inverse b which is 1 by det a into adjoint a into b which is going to be -3 -27 कट जाएगा तो 1/9, 8 16 34 ये आने वाला है। पर कुछ गलत है इसमें, मुझे 2 मिनट दो चेक करने को। अच्छा नहीं, सही है। तो ये जो भी सोल्यूशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय दीज इक्वेशंस, या दिस
will satisfy all of these equations. ठीक है, तो 1/8 ये तुम्हारे जो है नेमली x तुम्हारा हो गया 8/9, y तुम्हारा हो गया 16/9 और z तुम्हारा हो गया 34/9, क्योंकि x तुम्हारा क्या था, x y z था। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समराइज करेंगे पिछला पूरा यूनिट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसको लेकर के, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अभी जो है आप क्वेश्चंस लगाने लग जाओ, क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा और वो पूरा जो है सॉल्व करो। ठीक, अंटिल देन बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी नहीं। फ्री वीडियो में क्या जान लोगे बच्चे की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।